जब हम आर्किटेक्ट से कोई ड्राइंग लेते हैं तो बहुत बार होता है कि ड्राइंग में डिले होता है, पहले से पूरा विजन क्लियर नहीं है, लोगों को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। तो कैसे चुने एक सही आर्किटेक्ट? जो आपकी नीड्स को समझे, आपकी वांट्स को, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, एस्थेटिक मन क्या है। एआई आ गई। एआई पे गया और मैंने बोला कि अभिषेक व्यास ऐसा पर्सनालिटी है, ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो एक डिजाइन करके दे देगा। तो फिर तो अब ये तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, पूरे मतलब 10-12 माले की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें अर्थिंग कैसे काम करता है? विदाउट अर्थिंग यू कैन नॉट सस्टेन द इलेक्ट्रिफिकेशन। पर वो आपने बोला ना करंट तो आता ही है फिर भी। फर्स्ट किसी एक इलेक्ट्रिक की लाइन जा रही है, उसी को काटते हुए कोई पानी की लाइन जा रही है, वाटर लाइन जा रही है। अब अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो एक बहुत बड़े हैजार्ड के सामने आप बैठे हुए हो, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो पानी की लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन अगर सेम जा रही तो कोई कैसे पता करेगा? अब उनको खोदना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टर की लेयर चढ़ चुकी है। मान लो आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया और उसने बोला कि थोड़ा थोड़ा ही बदलना है और पूरा बदलना पड़ गया हो, तो कैसे हैंडल करते हो? वहाँ पे हेल्प करता है वर्चुअल रियलिटी। मुझे बताओ कि कोई भी घर बनाता है तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करता है वो? सबसे पहला अप्रोच रिजवान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू द सो मच। फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हर फाउंडर का एक सपना होता है। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, लोग कहेंगे हर फाउंडर का सपना पूछता रहता है। तो मेरा काम ही यही है दोस्तों कि सपना निकालना है बाहर। और द फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत हमने इसलिए करी थी ताकि हर ब्रांड के पीछे छुपे उस आदमी को निकालना है कि उसकी सोच क्या है, वो क्या करता है, क्यों करना चाह रहा है। सिर्फ मनी इज द मोटिवेशन है कि ये वास्तव में लाइफ में देना भी चाहता है कुछ। तो इसलिए हमने द फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत करी थी रिजवान जी। तो मैं सबसे पूछता हूँ कि आपका सपना क्या है, और मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। बट सवाल पूछने से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ी पढ़ाई करी, स्टडी करी, और मैंने जाना कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, फिर कंस्ट्रक्शन और आप आर्किटेक्चरिंग, सब एक मिला जुला मिक्सचर है पूरा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बातें करते हैं, और मैं थोड़ा बोलता स्टार्टिंग में इसलिए हूँ क्योंकि फिर बाद में तो मेरे को लोग सुनेंगे नहीं, आपको सुनेंगे। तो बेटर है कि मैं पहले ही बोल दूँ। तो अभी देखो इंडिया में क्या है, 4 मेट्रो सिटी से बेटर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये 4 मेजर मानी जाती है। बाकी आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आबादी रहती है लगभग लगभग मतलब टोटल मिला के 15-16 करोड़ लोग रहते होंगे, 20 करोड़ मान लेते हैं, 20 करोड़। बाकी सारी आबादी रहती है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी घर बनाता है अपना, फ्लैट सिस्टम तो फिर भी कम है, अभी आ रहे हैं बट कम है। जो भी अपना घर बनाता है तो वो एक किसी को भी बोलता है यार, वो एक्चुअली वो तो खुद ही करना चाहता है। वो ईंट भी खुद ही लाएगा, रेत भी खुद ही लाएगा, हैंडल भी खुद ही लाएगा, बोला मेरा सब लगने चाहिए यहाँ पे। आज भी ये सीन है, कोई माने चाहे ना माने, क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, आजकल सब प्रोफेशनलिज्म है। नहीं है भैया, आजकल सब ऐसे हैं, बट स्टिल आप ये काम कर रहे हैं सर, प्रोफेशनलिज्म में। तो इस पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे रिजवान जी। तो अब जानते हैं कि आपने सपना कब देखा था और आज की क्या स्थिति है। एक्चुअली ये सपना इसी से स्टार्ट हुआ था कि जैसे आपने बताया कि हर बंदे को हर काम खुद ही करना है ना। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके म्यूचुअल फ्रेंड्स का काम चल रहा था, तो मुझे उन्होंने विजिट पे बुलाया कि यार प्लीज़ हैव अ लुक कि ये कैसा चल रहा है और क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई थी उनको, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि जो आर्किटेक्ट था जिनने डिज़ाइन दिया था, उसका कॉन्ट्रैक्टर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने ड्राइंग क्या दी है, साइट पे बन क्या रहा है, मटेरियल क्या होना चाहिए, वो किस कैलिबर का मटेरियल ला रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे हमने एक गैप देखा कि एक कोऑर्डिनेशन और एक सिंगल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो फ़ील किया हमने कि ये प्रॉब्लम एक की नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों की है। जब हम आर्किटेक्ट से कोई ड्राइंग लेते हैं तो बहुत बार होता है कि ड्राइंग में डिले होता है, पहले से पूरा विज़न क्लियर नहीं है, लोगों को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनको लिविंग रूम अच्छा चाहिए, बेडरूम अच्छा चाहिए, किचन अच्छा चाहिए। मोस्ट ऑफ द मैन डील करते हैं, महिलाओं का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो वो पूछते भी नहीं उनसे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जबकि मेंस को रहना है घर में 20 to 25%, बाकी टाइम जो 80 to 90% टाइम जो रहता है वो महिलाओं का रहता है और उनकी नीड्स ही नहीं देखी जाती है। बिल्कुल नहीं देखते हो तो आ, बिल्कुल ऐसे आते हैं कि ये और एक प्री फॉर्मेटेड मकान का नक्शा उनके दिमाग में रहता है कि बस मुझे ये चाहिए। तो
मकान और घर एक कोई इमोशनल से मकान और घर का डिफरेंस होता है। अगर आपको एक अ, चार दीवारी और छत चाहिए तो उसको हम मकान डिफाइन कर सकते हैं। बट जब उसमें इमोशन ऐड होते हैं, जब उसमें उनकी नीड्स पूरी होती है, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, तब वो घर बनता है। जब लोगों के उनके मतलब जैसे किसी को टेरेस गार्डन का शौक है तो टेरेस गार्डन होना चाहिए, किसी को भगवान भक्ति का शौक है तो मंदिर होना चाहिए। मंदिर होना चाहिए, नेचर का शौक है, बर्ड्स, प्लांट्स और ये सारी। अब हम क्या देखते हैं, ना तो वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है, ना लाइट का ध्यान रखा जाता है, और पौधे लगाना तो आप घर में भूल ही जाइए। तो हम जैसे-जैसे नेचर से दूर हो रहे हैं, वैसे-वैसे फिर उसके ज़रिए बीमारियाँ भी खूब सारी आती है। सीलन होने लगती है घर में, तो वो ठीक से नहीं बनता इसलिए होने लगती है। फिर वो फंगल इन्फेक्शन और ये सब हवा में उड़ने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उस फंगल इन्फेक्शन की वजह एक सीलन है, बहुत छोटी-सी सीलन है। तो अगर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को अच्छे से मॉनिटर किया जाए, तो वो भी बचा जा सकता है और आपके आगे की बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। रिजवान सर, आपसे बात करते हुए जैसे मेरे को एक छोटा सी ख्याल आ रहा है। जैसे टीएफडी है, द फाउंडर्स ड्रीम है, सब सारे फाउंडर्स आते हैं और सब फाउंडर की कम्युनिटी बन चुकी है। मतलब किसी को भी अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है बहुत सॉलिड तरीके से कि यार मेरा बिजनेस एकदम A1 नंबर चलना चाहिए, एक ही पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। पॉइंट क्या आ रहा है कि मतलब हर आदमी को हर चीज़ नहीं आती है। करेक्ट। तो मान लो जैसे कि अगर कोई लीगल केस हो गए तो वो एक भरोसेमंद लॉयर ढूंढेगा। अगर उसको बीमारी हो गई तो भरोसेमंद डॉक्टर ढूंढेगा। उसको घर बनाना है तो भरोसेमंद एक कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट ढूंढेगा, या फिर वो जो कंस्ट्रक्शन में जाते हैं उनको ढूंढेगा, "यार, मेरा काम कर देना।" तो अगर आप वो भरोसेमंद आदमी बन सकते हो फॉर वन पर्सन और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो शायद आपका बिजनेस एकदम सॉलिड बन सकता है। एग्ज़ैक्टली यही विज़न है हमारा भी। तो आप वो भरोसे वाले आदमी बन रहे हो। करेक्ट। क्या होता है ना भैया कि हम जब देखते हैं कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल प्रोसेस होती है। आर्किटेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना? तो इसी के साथ डिज़ाइनिंग में आर्किटेक्ट के साथ भी सिविल इंजीनियर्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे चल रहा है वन मैन शो, है ना? एक आर्किटेक्ट है या सिविल इंजीनियर है या इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये तीनों के काम कर रहा है। अब लोगों को इसके बीच के डिफरेंसेस नहीं पता है। अब आर्किटेक्ट का काम है एस्थेटिक डिज़ाइन करना, उसका प्रोजेक्ट का फ्लो डिज़ाइन करना कि उसकी यूटिलिटी कितनी होगी, यूजेबिलिटी कितनी होगी, है ना? सिविल इंजीनियर का काम है आर्किटेक्ट के विजन को उतारना, ज़मीन पे उतारना। कैसे बनेगा, उसमें कंक्रीट की ग्रेड क्या होगी, सरिया कितना लगेगा, और ब्रिक और इसके बीच में मोर्टार का क्या होगा, प्लास्टर में कितना होगा, पैरेलल करना है, परपेंडिकुलर करना है, वो एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। देन आखिरी में इंटीरियर डिज़ाइनर का काम आता है कि दीवारों के कलर क्या होंगे, सोफ़े का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा या थीम क्या होगी, वो उस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही फ्लो चल रहा है ना? जब एक ही फ्लो में चलता है तो आप बोलोगे कि अब एक सिंगल पर्सन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। अब यहाँ तो मल्टीपल लोगों के पास जाना पड़ेगा कि पहले आदमी एक आर्किटेक्ट ढूंढे, फिर सिविल इंजीनियर ढूंढे, फिर इंटीरियर डिजाइनर ढूंढे। तो इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है कि पहले आर्किटेक्ट से भी बात करनी है तो हमारे ही साथ बैठना है आपको, फिर हम उसके लिए सिविल इंजीनियर्स लगाएंगे। आर्किटेक्ट विल नॉट डू द वर्क ऑफ सिविल इंजीनियर, है ना? इंजीनियरिंग में और भी चीज़ें आती है, लाइक एमईपी आती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं। देन इंटीरियर डिज़ाइनर का काम सिर्फ़ इंटीरियर डिज़ाइनर ही करेगा। अब जब इनको सबको कोऑर्डिनेट करना होगा एक ही स्पॉट पे, वहाँ हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपको आर्किटेक्ट से ड्राइंग नहीं मिल रही है, इंजीनियर बोलेगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करें, एमईपी वाला बोलेगा कि हम प्लम्बिंग और ये कैसे डिज़ाइन करें। अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक इलेक्ट्रिक की लाइन जा रही है, उसी को काटते हुए कोई पानी की लाइन जा रही है, वाटर लाइन जा रही है। अब अगर थोड़ा-सा भी लीकेज होता है, तो एक बहुत बड़े हैज़ार्ड के सामने आप बैठे हुए हो, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इन सबको पैरेलली एक साथ डिज़ाइन करना कि वो क्रॉस सेक्शन भी ना हो, सेफ भी रहे और काम भी हो जाए। पहले तो यहीं एक मिनट यहीं स्टॉप कर देता हूँ। पहले तो यही बता दो कि अगर किसी घर में अगर ऐसा क्रॉस कनेक्शन हो रहा होगा, तो ऑलरेडी डेंजर ज़ोन में बैठा है। तो पानी की लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन अगर सेम जा रही है, तो कोई कैसे पता करेगा कि ये सेम है मेरे घर में? क्योंकि उसने तो देखा नहीं होगा ना, तो यहाँ पे पहले ये बता दो आप। अभी तो अब उनको यही प्रॉब्लम है कि अब उनको खोदना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टर की लेयर चढ़ चुकी है। अब उन्हें रिकॉग्नाइज़ भी नहीं होगा कि हमारी कौन-सी लाइन कहाँ से जा रही है। अब अगर आपको मेंटेनेंस करना है उन्हीं लाइन का, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि लाइन कहाँ से जा रही है, तो आप कैसे मेंटेनेंस करोगे? पर जब आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट रहता है,
कि आप एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है और वर्कर्स ने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। ये तो आप ब्लूप्रिंट लेके बैठे हो, कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ और बना दिया है, तो आपका ब्लूप्रिंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लाइन किधर से जा रही है, और उसके ऊपर एक पैरेलल आपने प्लास्टर चढ़ा दिया, प्लास्टर के ऊपर हो सकता है आपने टाइल्स लगा दी हो, बाथरूम में जो वॉल टाइल लगती है, ये सब हो गया हो। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करना तो नामुमकिन है। मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, मुमकिन है, बट बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम है, बहुत नुकसान होगा और वो होगा। नहीं तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब मेरे को लगता है इंडिया में 90% लोगों के पास तो ब्लूप्रिंट होगा ही नहीं। पहली बात तो ठीक है। अब दूसरी बात कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपन ये बता सकते हैं कि जिसके पास अगर ब्लूप्रिंट नहीं है और जो घर बना रहा है, पहले तो ब्लूप्रिंट को अपने फोटोज में या फिर कहीं पे ऐसे जगह सेफ रख ले कि फ्यूचर में कभी काम आ सके। अभी जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्हें तो कम से कम ये करना चाहिए कि वो ब्लूप्रिंट्स को हमेशा सेव रखें, प्रिंटेड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, ताकि 5 साल 10 साल बाद कुछ मेंटेनेंस निकलता है तो उनको वो काम आ जाए। और जो न्यू होम ओनर्स है, जो नए बना रहे हैं, तो उन्हें ब्लूप्रिंट के बिना तो काम करना ही नहीं चाहिए। एक आप गाड़ी के एग्जांपल से समझिए कि गाड़ी में एक मैनुअल होता है, और वो मैनुअल के हिसाब से उनको पता होता है कि हमारी आजकल जो गाड़ियों में फ्यूज़ वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ़ एक कुछ उनका डिवाइस लगाते हैं, फ्यूज़ में पता कर लेते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है। सेम टेक्नोलॉजी अगर हम फ्यूज़ वगैरह की बात तो नहीं करेंगे, बट अगर आपके पास ब्लूप्रिंट है, तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप बस उसमें प्रिंट में देखोगे कि यार यहाँ-यहाँ पे है, फिर आपको पता होगा कि मेरी लाइन ज़मीन से इतने फीट ऊपर जा रही है, इस दीवार से इतने फीट दूर है, और मुझे यहीं पे उसको डैमेज करना है और उसको रिपेयर करना है। वरना आपको पूरा आपका लाइन ढूँढना पड़ेगी, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आप दीवारें डैमेज करेंगे, स्ट्रक्चर वीक होगा, फिर उसमें सीलन, दरारें, कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये अपार्टमेंट्स के अंदर आ रही है। अब जैसे अपार्टमेंट में होता क्या है कि सर एक प्लम्बर होता है, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, जब वो स्टार्टिंग में बनाता है तब तो उसको पता रहता है, और बाद में जैसे ही सोसाइटी फॉर्म होती है, फिर नया प्लम्बर, नए इलेक्ट्रिशियन, नए लोग आते हैं। अब वो बेचारे ढूँढते रहते हैं, तो कभी वो पाइपलाइन खोद देते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी का वायर काट देते हैं। ये चीज़ हम बिल्डरों के लिए भी कहेंगे कि अगर आप कोई बिल्डर है और ये आपके लिए वो बना रहे हैं, तो कम से कम क्लाइंट्स को उनकी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ यूज़र मैनुअल भी दे दिया जाए। और यूज़र मैनुअल अगेन वो कम विद ब्लूप्रिंट ऑफ ड्राइंग्स, कि जब तक आपके पास ब्लूप्रिंट्स नहीं है, तो आपको अगर एक मैनुअल है आपके पास सॉर्ट ऑफ, तो आप आपके किसी भी कोई भी प्लम्बर आए, आज नहीं 10 साल बाद कोई प्लम्बर आए, तो आप उनको जाके बोलो कि भैया ये है, आप देख लीजिए, और उसके हिसाब से फिर मेजरमेंट अगर उसके पास है, तो वो वहीं पे एग्जैक्टली पॉइंट पे ही उसको रिपेयर करेगा जहाँ पे से वो प्रॉब्लम है। राइट, तो मतलब ये तो मतलब पूरा संदेश जाना चाहिए हर एक अपार्टमेंट ओनर के पास में, जिसने भी घर खरीदा बिल्डर से, वो एटलीस्ट अपना इलेक्ट्रिकल वाला वर्क वाला ब्लूप्रिंट प्लस प्लम्बिंग का ब्लूप्रिंट दोनों अपने पास रख लें। नहीं तो कब कहाँ से सीपेज आएगा या कब कहाँ से करंट आएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बार होता है ना, आपके घर के अप्लायंसेस फॉल्ट होते हैं ड्यू टू अर्थिंग की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे अर्थिंग नहीं मिलता है, या फिर कुछ अप्लायंसेस में आपको अर्थिंग से ऐसे करंट टाइप फील होता है कि आपके जो स्पेशली कंप्यूटर या लैपटॉप में उसकी स्क्रीन पे हल्का सा वाइब्रेशन टाइप फील होता है, वो ड्यू टू अर्थिंग होता है। अब अर्थिंग ठीक से नहीं बनाया इलेक्ट्रिशियन ने, या फिर कहीं और वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि अर्थिंग नहीं होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा, पूरे मतलब 10-12 माले की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें अर्थिंग कैसे काम करती है? वहाँ पे तो दिखता नहीं कि अर्थिंग का कोई वायर लगा होता पूरा बिल्डिंग का। Without earthing you cannot sustain the electrification। अर्थिंग के बिना ये नहीं होता। जब बिल्डर बनाता है, तो जहाँ पे भी उसकी मेन डीपी होती है, वहाँ पे वो अर्थिंग क्रिएट करते हैं। पर वो आपने बोला ना करंट तो आता ही है फिर भी, तो इसका मतलब वो अर्थिंग। अगर वो फेल हो रहा है, अर्थिंग फेल हो रहा है, तो अर्थिंग में भी एक बहुत सारा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। उसमें कॉपर की रॉड्स वगैरह डलती है, और उसको हमेशा हाइड्रेटेड रखना पड़ता है, उसमें पानी वगैरह छोड़ते रहना पड़ता है, तब वो जाके सस्टेनेबली काम करता है। अब वहाँ की जो मेंटेनेंस सोसाइटी, अगर वो इसको, वहाँ का इलेक्ट्रिशियन वगैरह कोई देख रहा है, तो ठीक है, वरना फिर वो प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, थोड़ा वापस शुरू में चलते हैं अपन पर नॉक द बिल्डर, ये नाम क्यों रखा आपने ऐसा? एक्चुअली आइडिया वाज बॉब द बिल्डर। सभी ने बचपन में कार्टून देखा होगा, पर जब हम ये नाम रजिस्टर करने गए, तो हमें स्ट्राइक मिला बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से, बीओबी। सो अब उससे कुछ सिमिलर नाम रखना था, ताकि एक बचपन की यादें ताज़ा हो, मतलब हमारी एज के जितने भी लोग हैं, वो सेम टाइप ऑफ कार्टून बॉब द बिल्डर वाला देख के बड़े हुए हैं, तो रिलेटेबल नाम मुझे नॉक द बिल्डर लगा। एंड ऑल्सो कि
आप नॉक कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने है। सब बिल्डर्स, ओनली बिल्डर को ही है क्या ये सिर्फ, या फिर? नहीं, नहीं, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए भी बिल्डर जब भी कोई मकान बनाने की सोचता है ना, सबसे पहले सोचता है किसी बिल्डर को कनेक्ट करे, तो इसलिए नॉक द बिल्डर हमने उसको। बाकी ये हर किसी के लिए, नॉट ओनली फॉर बिल्डर्स, बल्कि बिल्डर्स के लिए कम है, आम लोगों के लिए ज़्यादा है, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है आर्किटेक्चर, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के बारे में। अच्छा, एक बात बताना, आज भी छोटे शहरों के अंदर ये आर्किटेक्ट को एक नक्शे वाले की तरह ही देखा जाता है, या फिर आज प्रोफेशनलिज्म कुछ आ गया है? ये बात करेंगे ना अगर हम, तो ये एक ऐसा, आपने बोलते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखने वाली जो बात होती है, वो बिल्कुल आपने दुखती रग पे हाथ रखा है। क्या होता है कि पहली चीज तो जब फीस की और इसकी बात आती है, तो उनको लगता है कि आप 80 लाख का मकान बना रहे हैं, 1 करोड़ लगा रहे हैं, 1.5 करोड़ लगा रहे हैं, बट आपको 2-3 लाख एक आर्किटेक्ट को देने में, मतलब ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी हमारी। और सेकेंडली अगर हम बात करें, तो उसको इतना डिग्रेड करके बताया जाता है कि भैया क्या, चार आपको 4 लाइन ही तो खींचनी है, और 4 लाइन कैसे खींचनी है उसके लिए हमने सालों खपाए हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ 4 लाइन खींचने के इतने पैसे, बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें देखनी पड़ती है प्लानिंग में, एवरी सॉर्ट ऑफ डिटेल, एंट्रेंस से लेके वास्तु से लेके एवरी काइंड ऑफ डिटेल जो उसमें हमें लगती है। स्पेशली बात करेंगे अगर हम यूटिलिटी की, तो आपके पेरेंट्स का रूम किधर होना चाहिए, बेडरूम आपका किधर होना चाहिए, इन सब की पोजीशन, स्टडी रूम किधर होना चाहिए, किड्स रूम किधर होना चाहिए, तो एक फैमिली कनेक्टेड कैसे रहेगी। पता चला आपने पेरेंट्स का रूम ऊपर बना दिया है, अब ओल्ड एज में है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होने वाली है, आपने खुद का रूम नीचे रख लिया है ना, किड्स का रूम कहीं और है, तो इट शुड बी कनेक्टेड, कि आप जब घर से निकलो तो योर पेरेंट्स शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, योर किड्स रूम शुड बी नियर बाय यू, कि आप मॉनिटरिंग और ये सब कुछ आसानी से कर सको। लिविंग रूम, किचन, तो वो एक ट्रैफिक फ्लो किस टाइप से होना चाहिए मकान का, कि कुछ लेने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है, किसी ने कोई स्पेस ऐसी छोड़ दी जो डेड स्पेस है, जहाँ पे कोई आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्लानिंग होती है। तो इट्स लाइक कि वो नक्शे वाला जो आपने बात की है, कि देखते तो वैसे ही है, बट काम बहुत ज़्यादा होता है, उससे के भी बियॉन्ड होता तो है। फिर मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इंडिया के हर बंदे को जो भी अपना घर बना रहा है, आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप उसको मतलब एक ऐसे देखोगे कि यार ये तो कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब प्लानिंग ज़िंदगी में खुद नहीं कर सकते। थोड़ा अगर आप उनकी हेल्प ले लोगे, तो शायद कहीं पे आपको जो आपका जो डेड स्पेस है वो बच जाएगा। जो आपके परिवार के साथ बैठने का टाइम, जो आप कहाँ पे गैदर होते हो, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब यार सब लोगों को लगता है नहीं, नहीं हम तो सिर्फ लिविंग रूम में ही गैदर होते हैं, वो भी कम हो जाएगा। मतलब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी एक तरह से अच्छी खासी। तो एक आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। पैरेलली एक मकान की लाइफ बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल है, और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करने में भी बहुत बड़ा रोल है। आज आपको लग रहा है कि आपकी प्लानिंग आज के हिसाब से होनी चाहिए, आर्किटेक्ट उसको 10 से 15 साल आगे की प्लानिंग के हिसाब से देखता है, रेगुलर बदलते ट्रेंड के हिसाब से देखता है, कि आज कुछ ट्रेंड चल रहा है, कल कुछ ट्रेंड चल रहा है, आज आपका जो लिविंग रूम है वो मल्टीपर्पज़ कैसे काम आ सकता है, आपके स्टोरेज कहाँ-कहाँ से हम लोग बचा सकते हैं, कि इनको स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं, विद एस्थेटिक लुक में भी अच्छा दिखना चाहिए, यूटिलिटी भी होना चाहिए। पता चला आपका लुक बहुत अच्छा है, किसी स्पेस का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पर यूटिलिटी ज़ीरो है। आप एक एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दूँगा, कभी हम किसी का सोफ़ा सेट देखते हैं कहीं पे, लुक में बहुत अच्छा होता है, कि मतलब ब्रिलिएंट लुक आ रहा है, बट जब उसके ऊपर बैठते हैं तो उसका कम्फर्ट लेवल ज़ीरो है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट सोफ़ा? दिस इज़ द वे, कि अब हमें स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, कि कहाँ पे कितनी स्पेस छोड़नी है, मिनिमम स्पेस कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। आप किस हाइट पे, आपकी जो चेयर आप जिस पे बैठे हैं उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ताकि आपका नी को और आपके पैरों को कंफर्ट मिले, पैरेलली आपकी कमर को भी कंफर्ट मिले, तो वो एक पूरे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अब आप यही काम अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से कराएँगे, तो वो तो एक जनरल में जो चला आ रहा है, विदाउट एनी R&D, विदाउट एनी नॉलेज, वो चलता रहेगा ऐसे। अच्छा, जब एक घर बनता है सर, मतलब 1 डेढ़ करोड़ का घर बनाया किसी ने, तो सबसे लग्ज़री और सबसे महँगी चीज़ घर में आदमी क्या खरीदता है? सबसे महँगी चीज़ जो आदमी स्पेंड करता है वो फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर से ही एस्थेटिक आता है ना? और फर्नीचर में फिर वो ये भी नहीं देखता कि वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और महंगी चीज़ में जो एक और जो आदमी सबसे ज़्यादा पैसा डालता है वो है फ्लोर पे। बट जब फर्नीचर रखा आता है तो 70 टू 80% फ्लोर वैसे ही कवर हो जाता है विद फर्नीचर, विद कारपेट्स, विद एसेसरीज। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम पैसा खर्च करना चाहिए एक आदमी को। ऐसा नहीं बोलेंगे कम पैसा खर्च करना चाहिए, बट स्मार्टली मूव करना चाहिए कि जहाँ पे आपका स्पेस ज़्यादा दिख रहा है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे पैसा बचा सकते हो वहाँ बचाना भी चाहिए। मतलब आजकल तक नॉर्मल डाइनिंग टेबल ही 1.5 लाख रुपए की आ रही है। मतलब एक 6 सीटर की लगभग ले लो तो 1.5 लाख रुपए तक की एक अच्छी डाइनिंग टेबल पड़ती है, राइट? और एक सोफ़े की बात करें तो कम से कम भी वो भी 2 लाख रुपए का सोफ़ा आता दो है। ढाई लाख का एक मिनिमम सोफा आप आराम से इसको मान के चलिए। अब उस सोफे के अंदर है क्या, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, और वो आपको उसकी लाइफ क्या है। अगर आप 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसकी लाइफ क्या है। अब लोग जाते हैं शोरूम पे उठा के ले आते हैं, अब वो क्या आपके दीवार के कलर से मैच हो रहा है, आपके कर्टन और आपके सोफ़ा एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम है जो देखते नहीं है, और यहीं पे एंट्री होती है इंटीरियर डिज़ाइनर की, कि आपकी थीम मैच कर रही है नहीं कर रही है। अब आप थीम बनाई है आपने एकदम मॉडर्न, और आप कोई सोफ़ा लेके आ गए विंटेज। अब मल्टीपल थीम्स होती है, जैसे विंटेज में पुरानी टाइप होती है जहाँ पे लोगों को पुराना पुराना सब चीज़ पसंद है, आर्ट क्राफ्ट्स और ये सारी सब पुरानी होती है। मॉडर्न, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जहाँ पे लाइटिंग का बहुत अच्छा सा यूज़ होता है। लाइटिंग के बाद एकदम कलर में भी एक दूसरे में कॉन्ट्रास्ट हो, ये सब देखने को मिलता है। अब लोगों को पता नहीं है ना ये कि उसको बैलेंस आउट कैसे करना है। बैलेंस आउट सिर्फ थीम में और कलर में ही नहीं होता, बैलेंस आउट नेचर में भी होता है। अगर कोई बच्चा है जिसकी एनर्जी लेवल लो है, बड़ा सुस्त और शांत रहता है, और आपने उसके स्टडी रूम में या फिर उसके बेडरूम में वैसे ही लो ग्रेड कलर और लो एनर्जी कलर यूज़ किए हुए हैं, तो आप और उसको लो करते जा रहे हो। वहीं एक बच्चा है जो बहुत मस्तीखोर है, एकदम एक्टिव रहता है और इसका करते हो, और उसमें आपने एकदम हाई कॉन्ट्रास्ट और एकदम तड़कीले भड़कीले कलर यूज़ कर लिए, तो वो पैरेलल नहीं है। तो जो लोग एनर्जी वाला बंदा है उसके लिए मतलब ऐसे कलर चुनने रहते हैं कि जिससे एनर्जी लेवल और वो उसको थोड़ा-सा मोटिवेशन, हाई एनर्जी फ़ील करे, और जो ऑलरेडी हाई एनर्जी वाला है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए थोड़े पीसफुल कलर और ये सब यूज़ करना है। क्या बात कर रहे हो! घर में भी कलर का इतना फ़र्क पड़ता है? मतलब बच्चे के ऊपर भी फ़र्क पड़ गया? बच्चे के ऊपर पड़ता है, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इवन कपल्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बेडरूम के जो एस्थेटिक्स होते हैं उनकी वजह से आप देखते हैं ना कि अगर एक लाइट का एग्जांपल देता हूँ कि आप लाइट का कितना फ़र्क पड़ता है बेडरूम में। कि फ़र्ज़ कीजिए कोई लाइट लगी हुई है आपके सीलिंग के ऊपर और उसके नीचे आपका एक फ़ैन है। अब वो फ़ैन चल रहा है और उसकी जो परछाई है, जो उसकी शैडो है, वो फ्लोर पे आ रही है। अब जब वो फ़ैन स्टार्ट होगा ना, तो वो शैडो कटती रहती है और धीरे-धीरे आपको एक ज़िगज़ैग इफ़ेक्ट दिखता रहेगा आपकी आँखों के सामने। अब वो आप फ़ील नहीं करेंगे कि ये कुछ हो रहा है, पर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इरिटेट कर रहा है रेगुलर पे। फिर वो आपका नेचर चिड़चिड़ा बना रहा है। कपल में बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों का नेचर चिड़चिड़ा हो रहा है, और वो लड़ाइयाँ किसकी वजह से हो रही है, एक शैडो और एक पंखे की वजह से, पर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन खराब हो रहे आपने कोई देखा है ऐसा रियल केस एग्ज़ाम्पल देखा है ऐसा लाइफ़ में? हैं। ये रियल का एग्जांपल मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ पे हमने ये देखा था, तो जब हमने उनके रूम को देखा तो एक वो लाइट का बड़ा इफेक्ट आ रहा था। अब इसको लोगों ने कनेक्ट कर दिया वास्तु से। करेक्ट है। तो वास्तु भी बहुत इफ़ेक्ट करता है और वास्तु को भी एक इसमें मर्ज किया जा सकता है। लेकिन साइंटिफिक चीज़ें भी कुछ होती है। तो यहाँ पे जो शैडो का इफ़ेक्ट हुआ है, वो सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा हिट कर गया। तो एक किसी एक पार्टनर का नेचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया और फिर वो लड़ाइयाँ और उस सब चीज़ों में बदल गया। जब इसको आप ठीक करते हो, आपके पसंद के कलर डालते हो, तो आपको फ़ील होना चाहिए आपका घर और आपका रूम ऐसा फ़ील होना चाहिए कि यू वांट टू गो देयर। आपका मन होना चाहिए कि यार हाँ, चलो मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, बेडरूम में चलते हैं, वो करते हैं। अब हमने सिर्फ़ इसको एक ऐसी जगह बना रखी है कि जब जाना है, रात को सोना है और सुबह उठ के फिर से काम पे जाना है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो पेंट इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ जाएगा सर। पूछो कैसे? कैसे? अरे सर सब अपने-अपने घर में जाएँगे, कलर कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, जिनका कलर कॉम्बिनेशन खराब होगा वो कलर करवाएँगे वापस। बिल्कुल करवाना चाहिए, पर उसके लिए हम लोगों से सजेशन भी लेना चाहिए। ब्लाइंडली ब्लाइंडली पेंट इंडस्ट्री के पास जाने के पहले हमारा सजेशन ले लेना चाहिए। मतलब आर्किटेक्ट का सजेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है या वास्तु वाला चाहिए इसमें फिर?
वास्तु को ना सुपरस्टिशियस से ज़्यादा जोड़ा जाता है। वास्तु को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत साइंटिफिक है, वो एंशिएंट साइंस है और बहुत सटीक है, बहुत सटीक है। वास्तु को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। बट हमारे एरिया में भी क्या हो रहा है ना कि अब पहले क्या होता था ना, लोगों के पास बड़े-बड़े खेत रहते थे, उसमें बड़े-बड़े खेतों में एक आध कोई मकान होता था। तो अब आप किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस रखिए, उसके एंट्रेंस रखिए, सब चलता था। अब आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। आप कॉलोनीज़ में रहते हैं, आप फ्लैट्स में रहते हैं। अब जो आपके पास अवेलेबल है, आपको उसी में करना है। अब इसमें क्या होता है कि एक हम एग्ज़ाम्पल किचन का लेते हैं वास्तु में, कि हम इस साइड जो रखते हैं, किचन को रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? कि जब सुबह सूर्योदय होता है, तो सूरज की पहली किरण के साथ जो नीचे से रहता है ना, तो वो छत के ऊपर उसकी सनरेज़ जाती है। तो जैसे-जैसे वो ऊपर चढ़ता है, सनरेज़ ऐसे-ऐसे नीचे होती है। तो वो यूवी रेज़ जो सन की रहती है, उससे पूरा किचन आपका सैनिटाइज़ हो जाता है। नेचुरली, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा। दिस इज़ वास्तु। वास्तु ने सिखाया है कि इसको ये डायरेक्शन में रखो, तब जाके ये ऐसा होगा। अब हम उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं। किचन इधर क्यों रख रहे हैं पता नहीं, बस रखना है इसलिए रख रहे हैं। तो हम उसको बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हैं साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रीज़न्स के साथ, कि ये इसलिए ऐसा होना चाहिए। वास्तु में बोलते हैं कि कहीं भी कोई छोटा-मोटा लीकेज नहीं होना चाहिए, वो आपका मनी ड्रेन करता है। अब पानी का लीकेज कितना ही मनी ड्रेन कर देगा, है ना? बस छोटा-छोटा बूँद-बूँद करके पानी जा रहा है, आपका मनी कितना है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उस मनी से। वो ड्रेन कैसे करेगा? कि जब उसमें सीलन फैली है, सीलन के कारण जो हमने पहले बात करी थी फंगस की और इन्फेक्शन की, और जो दूसरे फिर मेंटेनेंस और ये सब जो आते हैं, तो वो ड्रेन आपका मनी हो रहा है हॉस्पिटल्स में। आपको पता नहीं है कि आपकी बीमारी की जड़ क्या है। वास्तु के हिसाब से जो स्टेयरकेस की जो पोजीशन होती है, आप हमेशा वो रहती है क्लॉकवाइज़। अब क्लॉकवाइज़ क्यों रहती है, एंटी क्लॉकवाइज़ क्यों नहीं रहती है? हमारे इधर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो राइट ही होते हैं। जब आप क्लॉकवाइज़ चढ़ेंगे तो आपका राइट हैंड एंगेज होगा रेलिंग की तरफ। आपकी ताकत जो है उसको पकड़ने से और करेगी, तो रेलिंग में जो आप पकड़ोगे वो राइट हैंड से पकड़ोगे। उतरने में आपको इतनी ताकत लगती नहीं है, तो आप लेफ्ट हैंड से मैनेज कर सकते हो। तो ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे रीज़न्स हैं वास्तु के कि ये इनको फ़ॉलो क्यों करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना कि वास्तु के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं मार्केट में, कि जो भ्रम फैला रहे हैं। कि आपने कोई टॉयलेट सीट गलत डायरेक्शन में बना दी, तो एक पर्टिकुलर कलर ऑफ टेप शीट के आगे लगा दो। उ उससे क्या होगा आप बताओ मुझे? उससे क्या मतलब, उससे क्या वास्तु करेक्ट हो गया कि कोई नई एनर्जी आ गई या कोई एनर्जी ब्लॉक हो गई है टेप से? वास्तु करेक्शन करना तो लॉजिकल करेक्शन करो कि ये इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है और हमको इसलिए ये करना है। तो वो फालतू-फालतू की रेमेडीज़ बताते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो लोग क्यों फ़ॉलो करते हैं? मतलब आपने क्या देखा? मतलब आपके पास तो क्लाइंट आते होंगे और आपके आपको भी क्लाइंट ने बोला होगा कि यार ये टेप लगा देते, कुछ कर देते ऐसा। कुछ लोग बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली, कि बस ये है तो करना है तो करना है। जैसे एक अ, ऊपर से लिखा हुआ आ गया है कि आपको आकाशवाणी आ गई है कि ये करना है आपको, इसके बिना आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। जो लोग बिना वास्तु के उसमें भी रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट उनका साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको ठीक करना चाहिए। राइट, मतलब टेप लगाने से तो नहीं ठीक टेप लगाने से तो नहीं होगा है। बिल्कुल। अगर मान लो कलर की टेप नहीं होती तो क्या करते? अब वो बस यही समझ में नहीं आता लोगों को। वे अभी अभी ये आपने इस बात छेड़ी दी तो मैं भी बात कर लेता हूँ। वो जी वो हल्दी वाला नहीं आया था अभी, कि हल्दी पानी में डालो और वो सब कलर आता है। तो पूरा इंडिया, पूरा क्या पूरा वर्ल्ड ही कर रहा था उसको। तो फिर कुछ ज्ञानकार लोगों ने, कुछ सलाहकार लोगों ने बताया कि वो एक टोटका था और पूरे लोगों पे किया गया है। और अब उसका टोटके का निवारण भी दे दिया कि ये टोटका तोड़ने का निवारण क्या है। तो हम हंसे कि रोए कि बात करें कि नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है। वो यही कर सकते हैं कि उसको एज़ एंटरटेनमेंट ले और आगे बढ़े। ये बहुत बढ़िया बात बोल दी आपने। अच्छा चलो एक बात बताओ सर, आर्किटेक्ट पे वापस आते हैं। तो एक आर्किटेक्ट जब कोई चुनता है कि यार मुझे एक आर्किटेक्ट से काम करवाना है, तो क्या गलती करता है जिसकी वजह से उसका पूरा प्लानिंग खराब हो जाता है? तो कैसे चुने एक सही आर्किटेक्ट? अ, आर्किटेक्ट जो होता है ना, सबसे पहला अप्रोच ही आर्किटेक्ट होता है, और अगर आपने पहला कदम ही अगर गलत रखा है, तो रास्ता तो गलत होना ही होना है। आर्किटेक्ट चुनते वक़्त ऐसा नहीं कि आजकल क्या हो रहा है ना, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आर्किटेक्चर में बन रही है, वो है कॉपी पेस्ट पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से कोई डिज़ाइन उठाई, आपको दे दी।
अब अगर मैं अभिषेक जी का घर डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैंने अभिषेक जी को समझा ही नहीं कि वो क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, तो मैं आपके लिए पर्सनलाइज़ कैसे उसको डिज़ाइन करके दूँगा? आप खुद बताइए। जो आपकी समस्याओं को सुने, जो आपकी नीड्स को समझे, आपकी वांट्स को, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, और ना सिर्फ़ आपके बल्कि आपके फैमिली मेंबर के। क्योंकि हर एक से घर बनता है, सिर्फ़ अकेले एक व्यक्ति से घर नहीं बन रहा, पूरी फैमिली से घर बनता है। अब उनने आपके किड्स के बारे में जाना नहीं, है ना? आपके पेरेंट्स के बारे में जाना नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मेडिकल इश्यू। अगर हम बात करेंगे ना कि अगर ओल्ड एज में क्या होता है कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल फिर से दूँगा मैं सीढ़ियों का। सीढ़ियों का जो राइज़र होता है और एक ट्रेड होता है। राइज़र वो होता है जो उसकी हाइट होती है, ट्रेड वो होता है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं। अब राइज़र की हाइट अगर 6 या 7 इंच की है देन गुड इनफ। उससे ज़्यादा है तो फिर वो नी के ऊपर, घुटनों के ऊपर लोड आता है। अब ओल्ड एज में ऑलरेडी पेरेंट्स को घुटनों की प्रॉब्लम है, ऊपर से आपने मकान भी ऐसा बना दिया कि वो ना ऊपर जाने की और ना आने के। फिर आप चाहे टेरेस पे बहुत अच्छा एक टेरेस गार्डन बना दो या कुछ भी कर दो, वो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो जो आपकी नीड्स को समझे, कमिंग बैक टू टॉपिक, जो आपकी नीड्स को समझे। नीड्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सेसिबिलिटी, एस्थेटिक, आपका एस्थेटिक मन क्या है? कोई होता है ट्रेडिशनल होता है, कोई होता है मॉडर्न होता है। तो आपका एस्थेटिक विज़न क्या है? और लाइक हम अपीयरेंस से आपकी साइकोलॉजी किसी को भी जज करते हैं, तो पहला अपीयरेंस से उसकी साइकोलॉजी को जज करते हैं कि बंदा दिख कैसा रहा है। वही चीज़ आपके मकान में आने वाला व्यक्ति आपके बाहर के एलिवेशन, उसके लुक, और फिर उसके उसको आपने किस तरीके से, तो आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है मकान। तो जो आपकी सोच को समझे और उसको रिफ्लेक्ट करा सके। एडिशनल टू इट, आपसे कम्युनिकेशन गैप ना हो। अभी आपने किसी को प्लान बनाने के लिए दिया, आपको बोलेंगे कि आपका बजट क्या है, आपका एरिया क्या है, बस दैट्स इट। 2 क्वेश्चन में सवाल खत्म, है ना? अब उसके ऊपर उन्होंने 1 2-3 आपको टेम्पलेट बताएँ कि ये कौन-सा चुनना है, आपने एक चुन लिया। अब आपको बताया ही नहीं, आपको समझाया ही नहीं कि आप कैसे इसको करोगे, कौन-कौन से फैक्टर कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट है। हमारा जो ऑनबोर्डिंग फॉर्म होता है ना, उसको भरते-भरते आदमी को 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उनको समझाना पड़ता है। हाँ, उनको समझाना पड़ता है कि इसका मतलब ये है, इसमें इतने ऑप्शन हैं, आप इनको आराम से देखो, एक्सप्लोर करो, समझो, सभी के साथ डिस्कस करो, देन फिर हम वहाँ पे डिस्कशन पे बैठेंगे। तो ऐसे हमने प्रोसेस डिवाइड कर रखी है। तो जब ऑनबोर्डिंग इतने टाइम की है, तो फिर अब कोई आपको आके बोले कि मुझे 2 दिन में एक प्लान चाहिए, है ना? किसी ने आपको 2 दिन में प्लान दे भी दिया, तो श्योर है वो कॉपी पेस्ट है। हो ही नहीं सकता वो आपके लिए कस्टमाइज़ करके बनाया हो। पर आजकल देखो रिजवान सर, जैसे अभी थोड़ी-सी एआई की बात करते हैं, यहाँ पे क्या अभी एआई आ गई है। अब आर्किटेक्ट को और ईज़ी हो गया है कि मैं एआई पे गया और मैंने बोला कि अभिषेक व्यास ऐसा पर्सनैलिटी है, ऐसा-ऐसा अगर चाहिए, तो वो एक डिज़ाइन करके दे देगा। तो फिर तो अब ये तो कोई भी कर सकता है। इस टाइप की काफ़ी एप्लीकेशंस भी लॉन्च हुई है अभी। एआई वाले की आप एक फ़ोटो खींचो और वो आपको एक बढ़िया सा इंटीरियर और वो करके दे देगा। अब क्या एआई ने आपका डायरेक्शन पूछा उसमें? क्या एआई को आपने प्रॉम्प्ट क्या डाला है ना? और क्रिएटिविटी जो है, वो ह्यूमन माइंड से ही आती है। एआई के पास एक पर्टिकुलर वही जो हमने टेम्पलेट वाली बात करी थी पहले, वही टेम्पलेट एआई के पास है ना? एआई को अगर हम साइड करें तो वर्चुअल रियलिटी ज़रूर इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप लेके आती है। वर्चुअल रियलिटी है जिसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डिज़ाइन क्या बनेगी। नक्शा देख के बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। अ, इवन फ़ोटो देख के बहुत अच्छा लगता है, पर फ़ोटो में जो स्केल होती है वो समझ में नहीं आती कि यार एक छोटा-सा रूम भी बहुत बड़ा दिखता है फ़ोटो में। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि हम उसको 1:1 स्केल से दिखाते हैं। आपको अगर कोई यहाँ पे हम बैठे हैं और अगर आपको आपके पीछे की वॉल देखना है तो पीछे पूरा टर्न अराउंड करके देखनी पड़ेगी। सेम फॉर वर्चुअल रियलिटी। अगर आपको आपकी छत देखना है तो आपको आपका सिर ऊपर करना है और पूरा एक्चुअल में जैसे आपका जो आईसाइट होता है, विज़न होता है। तो वर्चुअल रियलिटी ज़रूर हेल्प कर रही है। बट एआई आपको असिस्ट कर सकता है कि ये चीज़ें कर लो, कुछ जानकारी निकालनी है, कुछ डायरेक्शंस के बारे में पूछना है, वास्तु के बारे में कुछ पूछना है, तो एआई में आजकल अच्छे-अच्छे प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के आप कर सकते हो। लेकिन अगर क्रिएटिव आंसर या क्रिएटिव प्लान देना है, तो ह्यूमन माइंड को कोई बीट नहीं कर पाएगा। हुँ। ये बात तो सही, मतलब वर्चुअल रियलिटी से मतलब एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि घर कैसा दिखेगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, लुक एंड फील मतलब आप पहले ही पता कर लोगे। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा कि आप उसी मकान में हो।
बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा। और हमारे पास स्पेशली क्या है कि हम लोग उसको रियल टाइम में चेंज करके देते हैं, कि अगर आपको कोई वॉल पसंद नहीं आ रही ना, उसको रियल टाइम में हम चेंज करके देते हैं कि ऐसे ये अच्छा, इस यहाँ ब्लू कलर है तो यहाँ व्हाइट लगा पे दो। आपको ये कलर, फिर आप खुद देखिए कि अब ऐसे कलर में भी क्या होता है ना कि बहुत सारे डिटेल है, मतलब हमारी कलर की भाषा ही अलग होती है, तो हम ब्लू वाइट और उससे नहीं चलते। तो जब हम आपको दिखाते हैं तो ब्लू में भी कौन सा ब्लू, तो जब आपको दिखाते हैं, अब आपका कोई पर्टिकुलर पसंदीदा कलर है और दूसरा आप कोई कॉम्बो बता रहे हैं, तो वर्चुअल रियलिटी से सबसे अच्छा फ़ायदा क्या हुआ है ना कि आप खुद देख लो कैसा लग रहा है। जो हमने सजेशन दिया है और जो आप चाह रहे हो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो कंपैरिजन हो जाता है, तो फिर आपका ऑन साइड नुकसान नहीं होता कि पहले करेंगे फिर देखेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप वर्चुअल रियलिटी में पूरा कुछ देख लो। और मेरा सवाल अगला यही है कि मान लो आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया और उसने बोला कि थोड़ा थोड़ा ही बदलना है, और पूरा बदलना पड़ गया हो। ये तो होता ही होगा इस इंडस्ट्री ये में। हर रोज़ होता है। एक छोटा-सा चेंज ऐसे बोल के आता है कि सर बस एक ये देखना है, फिर एक काम करते हैं, फिर वो धीरे, 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 धीरे तो कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि ये तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें में तो हैंडल हो जाता है, पर बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करें? इसमें हमारी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, वो बड़ी काम आती है, कि ऑनबोर्डिंग में हमने आपके लाइक्स और डिसलाइक्स पहले ही सब कुछ पता कर लिए हैं और सब आपको जान लिया है। तो 90% ये होता है कि हम आपके मन के हिसाब से ही बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, कभी-कभी किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, तो वहाँ पे हेल्प करता है वर्चुअल रियलिटी। तो एक बार अगर हम वर्चुअल रियलिटी पे बता देते हैं, तो 99% चांसेस है कि उसको समझ में आ जाता है। और फिर कुछ छोटे-मोटे बहुत माइनर से चेंज निकलते हैं जो कि पॉसिबल होते हैं, तो उनको हम कर भी देते हैं। ऐसा कुछ बोलिए, अब तो जो आप चाह रहे हो तो वो तो करना पड़ेगा। अच्छा, इंडियन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल बात क्या है, जो आप भी सहमत हो उस बात से कि यार ये तो होता ही है? इंडिया में जो सबसे गंदा ट्रेंड जो चल रहा है, वो चल रहा है कॉपी पेस्ट। अब कहीं से कुछ डिज़ाइन उठा लेते हैं, एक-एक टाइप के 100-100 डिज़ाइन बने हुए हैं, उन्हीं को बस रिपीट करते जाते हैं, पर्सनलाइज़ेशन कुछ है ही नहीं। पिंटरेस्ट एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है फॉर शोकेस ऑफ योर प्रोजेक्ट, बट वो हमारे लिए सरदर्द बन के जा रहा है। अभी क्या होता है, कोई एक इमेज लेके आ गया कि हमें तो ऐसा लिविंग रूम चाहिए। अब वो जो इमेज है वो किस स्केल पे बनी हुई है, उसका साइज़ क्या है? कोई है जो 20 फीट 22 फीट का स्पान है बाय 14 या 15 फीट का स्पान है, एक बड़ा-सा लिविंग रूम है और आप उसको चाह रहे हो कि इसको हमको 14 बाय 12 या 18 और इसमें ख़त्म कर दो, तो वो जो उसके एस्थेटिक्स है, वो मैच नहीं हो पाते। अब लोगों को लगता है कि ये भी तो बना है, ये क्यों नहीं बन पा रहा है? तो स्केल की समझ नहीं है। पैरेलल टू इट आर्किटेक्चर और कॉन्ट्रैक्टर या उनको जो मर्ज किया जा रहा है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं कि अ, हमें तो कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए। लाइक कॉन्ट्रैक्टर भी हमें चाहिए और विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए कि मटेरियल वगैरह भी वो देख ली, बहुत बार लेबर पे भी कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादातर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर को, कि लोगों को वहम पैदा करते हैं कि भी ठीक है, इनके से क्या ही करना है इनकी सर्विसेज लेके। बट क्या होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर आपका काम करता है तो वो सारी चीज़ें वैसी डिज़ाइन करता है या प्लान करता है जिसमें उसका फ़ायदा हो, इकोनॉमिकल। उसमें आपका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। फिर जब लोग हमारे पास आते हैं कि हमें तो कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए, वी डोंट प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्टर और ये वो, हम रेफरेंसेस और कनेक्शन दे देते हैं, बट अल्टीमेटली उसको पूरा स्टडी करना, गो थ्रू करना, डील क्रैक करना वो क्लाइंट के ऊपर ही होता है। तो जब आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए तो विदाउट ब्लूप्रिंट आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से क्या कराना है? आप उनसे डील कैसे करोगे कि ये कितने रुपए स्क्वायर फीट में ये काम होना चाहिए? ये इसकी कॉस्ट ये आनी चाहिए, इस टाइम पे हम आपको पेमेंट देंगे, इस टाइम पे हम आपको, इनको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्टर अवॉइड करते हैं कि आर्किटेक्ट हो, ताकि उनके मर्ज़ी की चले। अच्छा, आज आपके पास कोई 1 करोड़ रुपए दे दे अभी, बोले कि अब आपकी मर्ज़ी का घर बनाओ, तो 3 लाइन में कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको? एक ऐसा घर जो मुझे सुकून दे, जो मेरी नीड्स पूरी करे और जहाँ पे मुझे रहना पसंद हो, जहाँ पे मुझे फ़ील हो कि मैं वापस घर आना चाहता हूँ। हुँ। पूरी दुनिया तो बाहर भागना चाहती है सर। पूरी दुनिया बाहर भागना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कोविड जब आपने देखा होगा, आपको जब घर में लॉक होना पड़ा, लोगों की मेंटल स्टेटस खराब हो गए थे, लोग मेंटली अनफिट हो रहे थे, उनको बाहर निकलना था। बट आपने आपके घर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था ना उस टाइप से कि इतना लंबा घर में रहना पड़ सकता है। अब आपकी जो हॉबीज़ है आप उसको
इंटीग्रेट करो घर में, है ना? अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो एक छोटा-मोटा जिम में ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट्स और ये सब लगाए जाएँ। छोटे-छोटे एक्सेसरीज़ के साथ आप एक उसको फिटनेस का सेंटर बना सकते हैं। गेमर हो तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको वही आपका टीवी यूनिट गेमिंग में भी काम आए, टीवी यूनिट में भी काम आए और दूसरी चीज़ें भी हो। स्पेशली हम किड्स के लिए जब बात करते हैं, किड्स रूम में सिर्फ़ एक बेड, स्टडी टेबल, दैट्स इट, किड्स रूम खत्म हो जाता है। जबकि किड्स रूम में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे वो स्क्रीन टाइम से दूर रहे, उसको भी उसका रूम पसंद आए। पेरेंट्स रूम की हम बात करें तो वो सुकून भरा होना चाहिए कि जहाँ पे वो रिलैक्स कर सकें, उनकी बॉडी और उनकी फिज़िकल नीड्स के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकें। कपल का रूम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे वो मी टाइम स्पेंड कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको वहीं पे अभी जैसे इसकी कपल के रूम की बात करते हैं हम, तो चेंज रूम, वॉशरूम और रूम। अभी क्या होता है, आपके रूम में वार्डरोब रखी है, वहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है, ये कर रहा है, चेंज चेंज एरिया भी वही है, वहीं पे आप बेड पे ही सारी आपकी एसेसरीज पड़ी हुई है ये, तो उसको सेग्रीगेट कर दो चेंज रूम में, जहाँ पे सिर्फ इसी टाइप की चीज़ें होगी। बेडरूम इज जस्ट फॉर पीस। अभी बेडरूम में लोग टीवी वगैरह लगा लेते हैं, तो फिर आप टाइम एक दूसरे को दोगे या टीवी देखोगे? यही तो है मेन लड़ाई होने के कारण। कपड़े वहीं पड़े हैं, तौलिया वहीं पड़ा, वो इसको हटाओ। अब वो प्लानिंग अगर ठीक होगी, अगर हमने टोलियो को बाहर ही नहीं आने दिया चेंज रूम से, तो लड़ाई खत्म। हुँ। हाँ, ये बात तो बहुत पॉइंट की बोल क्लियर दी आपने। एग्जांपल है आपके आगे कि डिज़ाइन कितना इफ़ेक्ट करती है। आप टीवी लगा लो बेडरूम में, कोई एक अपना मन का स्पोर्ट्स देख रहा है हस्बैंड, वाइफ बैठी हुई है इंतज़ार में कि भई वो पर्सनल टाइम स्पेंड होगा, बातचीत होगी, वो टीवी में लगे हुए हैं, तो टीवी को हटा ही दो ना रूम से, रखना क्यों है? रूम टीवी देखने के लिए, लिविंग रूम में है तो सही टीवी। 2-2 3-3 टीवी लगा, हर कमरे में टीवी है और 3 ही जने घर में और तीनों अलग टीवी देख रहे हैं। अब कम से कम जब आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे आओगे, एक ही टीवी रहेगा तो फैमिली इंटरैक्शन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी डिज़ाइन का एक पार्ट होती है और हम ऐसे-ऐसे बिन मतलब डिज़ाइन को नहीं देखते हुए, इनको अवॉइड करते हुए, हम हमारा खुद का कल्चर खराब कर रहे हैं, खुद की लाइफ़ स्पॉइल कर रहे हैं। सही बात है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन तो दी ही दी आपने, पर बहुत सारी चीज़ें अलग भी बता दी। मैं बताता हूँ जैसे मेरी लाइफ़ की एकदम सबसे खतरनाक लर्निंग क्या है, और सर वो यही है, मतलब लर्निंग इन द सेंस मैंने मेरी लाइफ़ से क्या सीखा है, पूरी दुनिया घूम लो आप, कितने भी दिन रह लो बाहर, पर सुकून आपको घर आके ही मिलेगा। आप लग्ज़री से लग्ज़री होटल में रह लो, बढ़िया से बढ़िया हॉलिडे डेस्टिनेशन पे चले जाओ, पर जो खुद के बेडरूम का और जो खुद के बेड का जो फ़ील है, वो कहीं नहीं मिलता। जो आते हैं और कपड़े खोल के फेंकते हैं कि यार चलो ये आज तो यही बेड है अपना। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, आपको उस उन चीज़ों की आदत हो जाती है। आपको जब आप एंटर करते हैं तो आपको पता है कि आपका हाथ वहीं जाएगा कि जहाँ आपका स्विच प्लेट होगा। आपको सारी चीज़ें वैसी करनी होगी जहाँ पे आपका रूटीन है। तो आपका शरीर अपने आप, आपकी मसल मेमोरी अपने आप वहाँ पे लेके जाती है। और इसी को अगर अच्छी तरीके से डिज़ाइन में इंटीग्रेट करें, कि हम बात करें कि अगर आप बहुत अच्छे से अगर आपका घर डिज़ाइन है, तो बहुत बार होता है ना कि जैसे आपने गेट खोला, आपका हाथ स्विच प्लेट पे जाना चाहिए। अब स्विच प्लेट किसी और डायरेक्शन में लगी है, तो आपको एक अलग सा एफर्ट करना है। तो वो आपका धीरे-धीरे, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपका सुकून छीनती है। वो बोलते हैं ना दीवारें बोलती है, वास्तव में बोलती है, मतलब एक-एक कण वहाँ पे ना पूरा घर आपको फ़ील कराता है कि आप यहाँ मौजूद हो, पर दूसरी जगह आपको मौजूदगी का एहसास नहीं होता है, वो आपके घर में ही होता है। वो आपको अब होटल रूम के स्विच प्लेट के लिए एफर्ट डालना पड़ रहा है ना, आपके घर के लिए एफर्ट। इसीलिए आजकल क्या बहुत एक स्मार्ट इंटीग्रेशन भी आया है घरों में, कि ऑटोमेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन से आप पूरे घर की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें लोग अपडेट नहीं है कि एग्जिस्टिंग घरों में भी ये किया जा सकता है, बट लोगों को पता नहीं है। तो यही चीज़ हमारी है कि अब लेटेस्ट ट्रेंड से आपको अवगत कराना कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपको इस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एफर्ट में कैसे आप आपके घर को। कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब एक मतलब 3 बीएचके घर है, उसमें पूरा मतलब देसी सिस्टम लगा हुआ है, वही पंखे ट्यूबलाइट बटन वाले सब सिस्टम लगे हुए हैं, तो पूरा उसको ऑटोमेट करना है, तो कितना खर्चे में वो बना लेगा? अगर हम मिनिमम लेवल का ऑटोमेशन करें सिर्फ एक एप्लीकेशन या उसका, तो वो तकरीबन 40-50 हज़ार में हो सकता है। बहुत सस्ता है। और थोड़ा-सी मतलब एक मिड साइज़ प्रीमियम कर दे तो? प्रीमियम अगर आप जाओगे तो 2.5-3 लाख।
मिड साइज प्रीमियम अगर आप जाओगे तो 1.5-2 लाख। मतलब ये बोलते हैं तो 2.5-3 लाख में आपका पूरा ऑटोमेशन सही हो जाएगा। पूरा ऑटोमेशन ऐसा हो जाएगा कि आपको सिर्फ फ़ोन के ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी सेव भी कर सकते हो, पूरा घर फ़ोन पे कंट्रोल कर सकते हो, इवन कर्टन तक कंट्रोल कर सकते हो। मुझे बताओ कि कोई भी घर बनाता है तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या-क्या करता है वो? घर बनाने में सबसे पहली मिस्टेक जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नंबर 1, कि एक गलत डिज़ाइनर को चुनना, है ना? देन गलत कॉन्ट्रैक्टर को चुनना, और तीसरा होता है गलत मटेरियल चुनना। अब ये सब एक पैरेलल सीरीज़ है। डिज़ाइनर की हमने बात कर ली, हम अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात आते हैं, आप अच्छे से अच्छा मटेरियल ला के दो, बेस्ट सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैंड, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट सब ला के दो, पर अगर उसकी वर्कमैनशिप ठीक नहीं है, अगर आपने प्लास्टर वाला जो आपका मेसन है, उन्होंने अगर ठीक से प्लास्टर नहीं किया, ठीक से दीवार को परपेंडिकुलर नहीं जोड़ा, तो वो एनी हाउ आपको कहीं न कहीं बेयर करना है। जब आपका सेकंड, थर्ड चीज़ जो मैंने बताई कि मटेरियल की जो आती है, अगर आप ये 2 आप ठीक कर चुके हो, आपने सही डिज़ाइनर भी ले लिया, सही कॉन्ट्रैक्टर भी ले लिया, अब अगर मटेरियल की बात आती है, और अगर मटेरियल ठीक नहीं लिया, तो ये दोनों के ठीक होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर एंड क्वालिटी मटेरियल। हमारी जो प्रोसेस रहती है ना, हमारी प्रोसेस में क्या है कि हम जब बोर्ड इन करते हैं तो डिज़ाइन तो कर दिया हमने, उसके बाद हमारा चालू होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बहुत अच्छी एक डिज़ाइन ले ली, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो जब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है। अब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय करनी है? क्या उनके साथ आप डील करोगे कि कितने परसेंट पे आप कितना पैसा दोगे? किस काम के बाद कितना पैसा दोगे? है ना? और वो होते हैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर। हम बात करेंगे, अगर स्टार्ट करेंगे तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर आया। सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने एक प्लिंथ लेवल तक आपको लाके छोड़ दिया, आपने उसको अच्छे से मॉनिटर भी कर लिया। वो पूरी चेकलिस्ट भी हम ही देते हैं कि इसको मॉनिटर कैसे करना है। फिर आया आपका प्लम्बर। अब प्लम्बर ने अगर पाइप ठीक से नहीं डाले, तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का भी काम खराब। चलो आपने प्लम्बर को भी ठीक कर लिया। प्लम्बर की हमने लाइन वगैरह सब डाल दी। अब किसी एक लाइन में एक जगह लीकेज है, ठीक है? अब उसको आपने उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, उसके ऊपर टाइलें लगा दी। अब वो लीकेज कैसे पता करोगे आप? तो हम क्या करते हैं कि लाइन डली, फिर उसको कुछ दिन सुखाते हैं ताकि एक ड्राई स्पेस क्रिएट हो। ड्राई स्पेस क्रिएट होने के बाद ऊपर प्रेशर पंप से उसमें प्रेशर डाला जाता है, वाटर प्रेशर के साथ लाइन एक्टिव की जा सकती है, पूरी उसको ब्लॉक कर देते हैं। कहीं से अगर लीकेज है तो पता चल गया, है ना? अब पता चल गया तो आपने वहीं के वहीं रिपेयर कर दिया। तो पानी का क्या होता है ना कि लीकेज ऊपर है, आइडेंटिफाई नीचे हो रहा है। आप नीचे ढूँढ रहे हो और प्रॉब्लम ऊपर है। तो वो उस केस को चेक कर लिया। जो हमने बात की थी इनिशियल स्टेज पॉडकास्ट के शुरुआत में कि दोनों लाइन कैसे क्रॉस होनी चाहिए या कैसे उसको हो जाती है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो वो उसकी मॉनिटरिंग और उसकी एजेंसी। तो हम कॉन्ट्रैक्टर के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनकी मॉनिटरिंग लिस्ट भी देते हैं। तो सॉर्ट ऑफ हम आपको डीआईवाई इंजीनियर बना देते हैं कि अपने आप से देखो, अपने आप से सीखो, अपने आप से करो। तो जब आपके पास सिर्फ़ एक लिस्ट है, आपको टिक करना है कि ये काम हुआ, नहीं हुआ। वो रिपोर्ट्स हमारे पास आती है, हम एनालिसिस करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को रेटिंग देते हैं कि हाँ, ये इस स्केल पे काम चल रहा है, यहाँ-यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ-यहाँ पे ये बात करने की ज़रूरत है। और आज का ज़माना पूरा ऑनलाइन का है, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो-जो भी हमको बताना रहता है, तो एक पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज हो जाता है। पूरा एक लाइन बना रखी है चेन लाइन की, इसके हिसाब से ये करना है, ये स्टेप के बिना ये अगली स्टेप करना ही नहीं है आपको। रिजवान जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, घर बनाने के पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन होता है जिसको छोड़ दिया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति और सबसे ज़रूरी जिसको छोड़ दिया जाता है वो है वुमेन्स। घर में मैक्सिमम टाइम उन्हीं को स्पेंड करना है ना? होम मेकर भी वही होती है ना? पर डिज़ाइनिंग में उनकी राय बिल्कुल भी नहीं ली जाती। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि जब तक वुमेन्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप डिज़ाइनिंग प्रोसेस में स्पेशली, तब तक आपका मकान रहेगा, घर नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया बात सर। आई थिंक ये रील सबको फॉरवर्ड कर देना यार, सारी लेडीज़ को तो फॉरवर्ड कर ही देना ताकि वो अपने हस्बैंड को जाके बताए ये रील। थैंक यू सो मच सर।
मज़ा आ गया रिजवान जी। एक बहुत फ्लॉलेस कॉन्वर्सेशन हो गया, एक रॉ, रियल, सॉलिड तरीके का।